हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम भारत स्किल्स की वेबसाइट पर अपलोडेड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के एमसीक्यूज़ की पीडीएफ सॉल्व करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स, ट्रेड नेम इलेक्ट्रिशियन, ईयर फर्स्ट ईयर। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन एज शोन इन फिगर? चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इसका नाम हमें देखना है। तो देखिए, सुरक्षा चिन्ह मेनली 4 प्रकार के होंगे: वार्निंग सिंबल, मैंडेटरी सिंबल, प्रोहिबिशन एंड इन्फॉर्मेशन। चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेध चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। इनमें किस चिन्ह की क्या विशेषताएं हैं, कैसा शेप है, ये हम एक शॉर्टकट में रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं शेप, यहाँ सिंबल कलर, यहाँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार की जानकारी ये देते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है। अब चेतावनी चिन्ह जो होंगे ये किस प्रकार के शेप में होंगे? जो जो किसी भी कार्य या खतरे की चेतावनी देते हैं, हमें पूर्वाभास करवाते हैं। तो ये एक तो ट्रायंगुलर शेप में होंगे, ठीक है ना। ट्रायंगुलर शेप में होने के साथ साथ इनके जो सिंबल का जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा, है ना, ब्लैक कलर का होगा। और बैकग्राउंड का कैसा कलर होगा? बैकग्राउंड का होगा येलो कलर का होगा। और कैसी जानकारी देंगे? खतरे की जानकारी देंगे, खतरे की जानकारी, ठीक है। शॉर्टकट में एक देख लेना। मैंडेटरी सिंबल, मैंडेटरी सिंबल कैसे होंगे? मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का जो शेप होगा वो कैसा होगा? राउंड शेप में होंगे, ये गोल होंगे, गोल कलर के, गोल कलर में होंगे। और सिंबल का कलर कौन सा होगा? सिंबल का कलर होगा वाइट होगा। और बैकग्राउंड कैसा होगा? ब्लू, ब्लू बैकग्राउंड में होंगे। और किस प्रकार की जानकारी देंगे? जैसे आवश्यक चिन्ह में कुछ कुछ पहनने की जानकारी, जैसे हेलमेट पहनिए, कुछ पहनावे की जानकारी, जैसे हेलमेट पे दस्ताने पहनिए, चश्मा पहनिए, गूगल्स पहनिए, इत्यादि की जानकारी ये हमें देंगे। अब अगला है निषेध। निषेध मतलब कार्य करने की मनाही, किसी कार्य को करने की ये मनाही के बारे में जानकारी देंगे। तो ये भी क्या होंगे? ये भी होंगे राउंड में, बस कलर का फ़र्क है। कलर में कैसा होगा इनका? इनकी जो बॉर्डर होगी वो रेड कलर की होगी, लेकिन सिंबल कैसा होगा? सिंबल का कलर होगा इनका ब्लैक, ब्लैक सिंबल होगा। और बैकग्राउंड कैसा होगा? वाइट होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा। वाइट बैकग्राउंड के साथ इनका वाइट बैकग्राउंड विथ रेड बॉर्डर, है ना, रेड बॉर्डर। और ये क्या करेंगे? कार्य की मनाही के बारे में जानकारी देंगे, कार्य की मनाही के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि डू नॉट स्पीट हियर, यहाँ थूकना मना है। डू नॉट स्मोक हियर, यहाँ स्मोकिंग करना मना है। इस प्रकार की जो जानकारी देंगे वो होंगे निषेधात्मक चिन्ह। अगले होंगे इन्फॉर्मेटरी साइन, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। ये कैसे होंगे? ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होंगे, है ना। सबसे पहला तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होंगे। फिर कलर कैसा होगा इनका? इनका जो सिंबल होगा वो वाइट वाइट कलर का सिंबल होगा, है ना, वाइट कलर का सिंबल होगा। और बैकग्राउंड कैसा होगा? बैकग्राउंड होगा इनका ग्रीन होगा, ठीक है ना, ग्रीन बैकग्राउंड में। और ये क्या करेंगे? ये किसी जैसे चिकित्सा इत्यादि इत्यादि की सूचना देंगे कि भाई आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे स्कूल है, विद्यालय हैं, इत्यादि की जानकारी देने वाले जितने भी सिंबल होते हैं वो होते हैं सूचनात्मक चिन्ह। तो जो अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आप देखिए ये क्या है? स्क्वायर शेप में है, व्हाइट कलर का सिंबल है। तो स्क्वायर शेप में है और व्हाइट कलर का सिंबल है। व्हाइट कलर का सिंबल है। पृष्ठभूमि क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ है तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि ग्रीन है कि क्या है, लेकिन ये क्या है? व्हाइट सिंबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेटरी साइन। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? आग बुझाने की स्मूथरिंग टेक्निक क्या है? तो देखिए, अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की पूर्ति से अलग करना। तो देखिए, आग बुझाने का जो फायर ट्रायंगल को समझना होगा आग बुझाने की मेथड समझने के पहले। तो देखो, फायर ट्रायंगल में क्या है? 3 चीज़ों से आग लगती है, जिसमें पहला तो होता है हीट, है ना, दूसरा होगा फ्यूल,
तीसरा होगा ऑक्सीजन। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपने हटा ली तो आग बुझ जाएगी। लेकिन आग बुझाने की दो जो पर्टिकुलर मेथड है, जिसमें दो ही मेथड पूछी जाती है, इसमें पहला होता है स्मूदरिंग मेथड और एक होता है स्टार्वेशन मेथड। तो स्मूदरिंग मेथड का मतलब होता है, स्मूदरिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देना, और स्टार्वेशन मेथड में क्या करते हैं, फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं। तो ये दो मेथड है। स्मूदरिंग का मतलब होता है दम घुट के मार देना। तो आदमी का दम कैसे घुटेगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की सप्लाई को हटाना, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये हो जाएगा स्मूदरिंग मेथड, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। 5S कल्पना में कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो 5S को समझने के लिए हमें 5S को पहले समझना होगा कि कौन से S का क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले वाले का मतलब क्या है। पहले वाले का मतलब है CESISEIRI, ये जापानीज वर्ड है एक्चुअल में, है ना। दूसरे का मतलब होता है सैटर्न, यानी कि SEITON, ठीक है ना। तीसरे का मतलब होता है सेसो, SEISO, और S4 होता है सिकेत्सु, SEIKTSU, और S5 होता है, पांचवे का मतलब होता है SHITSUK, इसित्सुके। अब ये जापानीज वर्ड है। जापानीज वर्ड में सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग करना, सॉर्ट करना, ठीक है ना, चीज़ों को छांटना, ठीक। फिर सैटर्न का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना। फिर S3 में क्या आ जाएगा, सेसो का मतलब होता है शाइन, यानी क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। फिर S4 का मतलब हो जाएगा, S4 का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, ठीक। और लास्ट वाले का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। तो अब ये एक्चुअल में हाउस कीपिंग की एक मेथड है 5S, जो जापानीज टेक्निक है। इसमें पहले वाले में क्या करते हैं भाई, चीज़ों की सॉर्टिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ किस श्रेणी में रखी जाएगी। इस प्रकार से पहले इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग करेंगे हम चीज़ों की। भाई जैसे मान लो घरेलू सामान को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉर्टिंग करेंगे कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में आएगी। जैसे कटिंग टूल्स है तो कटिंग टूल्स सारे एक जगह होंगे, है ना। मार्किंग टूल्स सारे एक जगह होंगे। इसी प्रकार से जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनकी ग्रुपिंग अलग होगी, है ना। कॉटन वेस्ट अलग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद इनका अरेंजमेंट करना, यानी कि इनको जमाना व्यवस्थित तरीके से। तो ये S2 का मतलब होता है सेटन, यानी कि जमाना या अरेंजमेंट करना, ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो S3 है वो सेसो, मतलब कि क्या आ जाएगा, शाइन या क्लीनलीनेस, यानी कि साफ सफाई को मेंटेन करके रखना, मतलब साफ सफाई करना चीज़ों की, है ना, एक व्यवस्थित तरीके से इनको जमाना, ठीक है ना। S4 में क्या आ जाएगा, शित्सुके, यानी कि स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइज करना मतलब कि किसी भी जो स्टैंडर्ड रूल है चीज़ों को कलेक्ट करने का, वो फॉलो करना। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP होता है ना, उसके तहत चीज़ों को जमाना या मतलब जैसे स्टैंडर्डाइज को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे ज्वलनशील पदार्थ है तो उनको किस तरीके से रखा जाना चाहिए, उनको किसी रेक पर रखना चाहिए, या उनको जैसे इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है उसके पास नहीं रखना चाहिए। ये इस प्रकार का स्टैंडर्डाइज करना उनको व्यवस्थित रखने के लिए। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्डाइज, ये S4 के अंदर आता है। फिर अगला है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि एक बार व्यवस्थित कर दिया, मान लो सॉर्टिंग हो गई और हाउस कीपिंग को प्रॉपर तरीके से कर लिया गया है, तो उसको फिर सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू मेंटेन रखे रखना, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के बाद मेंटेन रखना एक अलग ही चैलेंज होता है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन होता है S5 के अंदर। तो सबसे पहला सॉर्टिंग, फिर अरेंजमेंट, फिर शाइनिंग या क्लीनलीनेस, फिर फोर्थ में आता है स्टैंडर्डाइज करना, और उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो अब क्वेश्चन क्या है, 5S कल्पना में स्टैंडर्डाइज कौन सी श्रेणी में आता है या किसको इंगित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्टेप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। फ्लैट नोज प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स, राउंड नोज प्लायर्स, ये डायगोनल कटिंग प्लायर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राउंड नोज प्लायर्स, ठीक है ना। लूप और हुक बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर्स का हम यूज़ करेंगे। पिंसर का क्या उपयोग है, पिंसर का उपयोग क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। ट्विस्टिंग ऑफ फ्लेक्सिबल वायर्स, कटिंग लार्जर डायमीटर ऑफ वायर्स, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, या होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वेयर फिंगर कैन नॉट रीच। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग
द पिंस फ्रॉम द नेल, ये मतलब इस तरह का जो लकड़ी के अंदर जो कीलें फंस जाती हैं उनको निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, संडासी जैसा होता है, वो होता है पिंसर। ये किस तरह का होता है? ये इस तरह का होता है। डायग्राम ठीक से बनाने, लेकिन इस तरह का जो होता है ना उसको बोलते हैं पिंसर ना। ये दोनों जास होते हैं ना, ये जो कील को पकड़ के निकालने के काम आते हैं, तो इसको बोलते हैं पिंसर। तो ये पिंसर का क्या उपयोग है? लकड़ी से पिन या कीलों को निकालने के ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द सेफ्टी साइन कैटेगरी? सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? तो देखो मैंने आपको ये बताया था शॉर्टकट में कि जो चेतावनी सिंबल्स होते हैं क्या है? वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस का क्या कलर बताया था? अभी देख लेते हैं। ये यहाँ पर वार्निंग साइंस क्या दिया है? वार्निंग साइंस। ये वार्निंग साइंस, वार्निंग साइंस में क्या पूछ रहा है? वो बैकग्राउंड पूछ रहा है। बैकग्राउंड का कलर कौन सा होगा? येलो होगा। शेप कौन सा होगा? ट्रायंगुलर होगा। और सिंबल का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। क्या खतरे की जानकारी देते हैं? तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये लो, वार्निंग साइन के सेफ्टी साइन कैटेगरी में वार्निंग साइंस का जो बैकग्राउंड होता है वो कौन सा? बैकग्राउंड कौन सा होगा इसका? इसका होगा येलो, है ना। इसका आंसर हो जाएगा पीले कलर का बैकग्राउंड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस द हीट? अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो हमें भी पता है जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। उसको राख में कन्वर्ट कर देना, इंसिनरेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा को बचाती है ना? विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी? कौन सी जो डिस्पोजल की मेथड है उसमें एनर्जी सेव होगी? लैंडफिल, रिसाइकलिंग, भस्मीकरण या खाद बनाना? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका होता है रिसाइकिल कर देना। तो सबसे श्रेष्ठ रिसाइकलिंग टेक्निक मानी जाती है क्योंकि इसमें एनर्जी हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल एज शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो अब ये देखिए कैसा दिख रहा है आपको? वायर स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर्स है, ये डायगोनल कटिंग प्लायर्स है। तो कौन सा होगा ये? ऑब्वियसली डायगोनल कटिंग प्लायर्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो कटर दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल कटिंग प्लायर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल एज शोन इन फिगर? चित्र में दिखाई गई फाइल का क्या नाम है? तो देखो ये जो बड़े बड़े दाने हैं इसमें, एक तो आपको क्या दिख रहा है? बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं, तो ये बड़े बड़े दाने वाली कौन सी फाइल होती है? रेस्प कट फाइल होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट एज शोन इन फिगर? ड्रिल बिट जो दिखाई गई है चित्र में, इसका नाम क्या है? तो ये कौन सी ड्रिल बिट है? फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर, शेंक, काउंटर या स्ट्रेट शेंक? कौन सी है ये? तो इसका आंसर होगा टेपर शेंक बिट, ठीक है ना। ये टेपर शेंक बिट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट वाला होता है इसको बोलते हैं टैंग, ठीक है ना। ये होता है शेंक, शेंक। और ये जो होते हैं ये होते हैं फ्लूट, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं लिप एंगल। ये मोस्टली 118 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होते हैं ना, ये कुछ इस तरह का होता है इसमें, ये इस तरह का होता है नीचे वाला हिस्सा, तो ये होता है चीजल एज। ये ड्रिल जो बीट होता है ना उसके पार्ट्स के नाम बता रहा हूँ। और इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ ड्रिल। तो अब देखो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है इसने? क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल बिट एज शोन इन फिगर? चित्र में दिखा गया ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो ड्रिल बिट में क्या है? शेंक के आधार पे बोल रहा है, फ्लैट ड्रिल बिट। अब इसमें ड्रिल बिट क्या है? ये शेंक को देखो, इसका जो शेंक है ना ये कैसा दिख रहा है? ये देखो ये टेपर टेपर दिख रहा है, टेपर। तो क्या हो जाएगा? ये टेपर शेंक बिट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टिथ ऑफ टेनन सा? टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वर्गाकार फाइल, गोल फाइल, त्रिकोणीय फाइल या हाफ राउंड फाइल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका ट्रायंगुलर फाइल, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगुलर फाइल। अब ये स्पेशल टाइप, ये तो याद ही रखना पड़ेगा।
देखो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका मतलब जैसे मान लो ये कोई आरी है ना, इस तरह की सा के जो टीथ होते हैं ये इस तरह के होंगे, है ना, ये इस तरह के होंगे। तो ये जो है इनको इनको नुकीला करने के लिए क्या चाहिए हमको, ट्रायंगुलर फाइल चाहिए, क्योंकि इनकी प्रोफाइल क्या है, ट्रायंगुलर प्रोफाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर फाइल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स एक्स शोन इन फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्ह, मतलब इसमें जो जो नाम दिखाए ना फाइल के, जो भागों के नाम, फाइल के पार्ट्स ऑफ द फाइल से ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये क्या क्या दिख रही है आपको, ये जो, तो इसमें देख लेते हैं, ये जो है ये हो जाएगी इसकी बॉडी फाइल लेंथ है ना, इसको बोलेंगे फाइल लेंथ। ये जो ये वाला हिस्सा है ये इसमें टैंग है, और ये जो है ये हील है, और ये जो दिखे हैं यहाँ पे ये है शोल्डर, है ना, इनको बोलते हैं शोल्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हील। ठीक, अगला क्वेश्चन, चित्र में व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर इज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है। तो देखो हथौड़े में क्या है, इसमें देखो इस टाइप का जो हथौड़ा रहता है ना, जिसके कीले निकालने के जो हिस्सा रहता है, इसको बोलते हैं क्ला हैमर, है ना, ये हो जाएगा क्ला हैमर। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल एज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो उपकरण कौन सा है, देखो ये एक तरफ से बॉल बना हुआ है राउंड, और एक तरफ से फ्लैट, तो ये क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फिजिकल हजार्ड। कौन सा शारीरिक खतरा है। शारीरिक खतरे में स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव या बैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बायोलॉजिकल हजार्ड कौन सा हो जाएगा आपका। इसका बायोलॉजिकल हजार्ड में आ जाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी को हार्म करते हैं, ये अंदरूनी खतरा है, तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशमन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हेलोन, फोम, गैस कार्ट्रिज टाइप या स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप। कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेलोन टाइप वाला, ठीक है ना। तो हम उपयोग करेंगे हेलोन टाइप का, किसमें, इलेक्ट्रिकल फायर में। ये सीधे याद ही रखने के क्वेश्चन है। देखो आग के प्रकार में 3 टाइप की आग होती है, ए बी सी। इसमें हो जाएगा सॉलिड, ये लिक्विड, और ये होगी गैस, यानी कि ठोस पदार्थों से लगने वाली आग ए श्रेणी में आएगी, लिक्विड पदार्थों से लगने वाली आग पेट्रोल डीजल इत्यादि से लगेगी, वो बी में आएगी, और गैस से लगने वाली आग सी में आएगी, और एक स्पेशल टाइप की आग होती है वो आएगी डी में, जो मेटल से लगेगी या इलेक्ट्रिकल से लगेगी, ये आएगी कैटेगरी डी में। और इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन, हेलोन का, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे, ये यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल एज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए ये अभी इसके पहले आ चुका है, ये क्या है, इस प्रकार का जो होता है ना, ये इस प्रकार की जो बनावट मैंने चित्र में बना के बताया था आपको, ये क्या होता है, पिंसर होता है, इसको बोलते हैं पिंसर, पिंसर, चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड वाइल यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय कौन सा क्रम में अपनाया जाना चाहिए। तो पुल एम, देखो इसमें एक कोड है वो आपको याद रखना जरूरी है। इसका मतलब होता है पास, याद रखना आप, पास पहले का मतलब होता है पुल, इसका मतलब होता है एम, इसका मतलब होता है स्क्वीज, और इसका मतलब होता है स्वीप, मतलब ये इसका मतलब होता है खींचना, फिर टारगेट करना, है ना, और दबाना, और इसका मतलब होता है झाड़ू लगाना। मतलब जैसे मान लो ये कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यहाँ एक पिन लगी होगी पहले, तो पिन लगने के बाद एक इधर कॉर्क होगा, मतलब हैंडल होगा स्प्रिंग टाइप का,
फिर यहाँ एक वो लगा होगा पाइप जैसा जिसमें से एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर आएगा, है ना। तो कुल मिला के सबसे पहले का पुल का मतलब होता है इस पिन को खींचना, इस पिन को खींच के निकालना। फिर एम का मतलब होता है जहाँ आग बुझानी है वहाँ इस पाइप को टारगेट करना, ये टारगेट करना कि कौन सी कहाँ पे आग बुझानी है तो उसके बेस के ऊपर टारगेट करना है। फिर दबाना, ये वाले हैंडल को दबाना है ताकि वो जो स्क्वीजिंग एजेंट है वो बाहर निकले, है ना, फोम के साथ या कैसे भी जो भी इसके अंदर होगा। और फिर ऐसे ऐसे फैला के झाड़ू लगाना, मतलब इसको 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 मूवमेंट करना, इसका मूवमेंट करना, जहाँ पे आग है वहाँ पे झाड़ू लगाने जैसे फैलाना ताकि आग को पूरी तरह से काबू किया जा सके। तो ये इसकी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा साधन पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो देखो अपने को भी मालूम है जब धुआं होगा तो हमें क्या करेंगे, रेस्पिरेटर लगाना पड़ेगा, श्वास यंत्र लगाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, नाम से ही समझ में आता है। अगला, आग बुझाने की स्टार्विंग टेक्निक क्या है। मैंने आपको कहा था आग बुझाने की दो मेथड है, एक तो स्मूदरिंग और दूसरा क्या है स्टार्वेशन। इसमें क्या होता है, दम घोटना, और इसका मतलब होता है भूखा मारना। तो देखो आग का दम घोटना का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करना, और भूखे मारने का मतलब होता है फ्यूल को हटा लेना वहाँ से, फ्यूल को कट ऑफ करना। तो फ्यूल को कट ऑफ करना मतलब स्टार्वेशन मेथड है। तो स्टार्वेशन मेथड में क्या आ जाएगा, स्टार्वेशन मेथड में एडिंग फ्यूल मतलब अग्नि में ईंधन मिलाना, ये तो हो नहीं सकता, तो पूरा ही उल्टा है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये भी नहीं हो सकता है। आग से ईंधन तत्व निकालना, ये आग से ईंधन तत्व निकालना, ये हो जाएगा स्टार्वेशन मेथड। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म्ड टू विक्टिम विच इंजूरियस ऑन द चेस्ट एंड बेली। छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ये हो जाएगा माउथ टू माउथ मेथड, है ना, मुंह से मुंह की विधि। जब छाती और पेट पर चोट लग जाने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि है, मेनली माउथ टू माउथ, मुंह से सांस देकर उस व्यक्ति की अपन जान बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज काज्ड फॉर इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है। तो ये हो जाएगा हमें बायोलॉजिकल हजार्ड, क्योंकि बैक्टीरिया से क्या होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड उत्पन्न होगा। नेक्स्ट, विच इज़ द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग। सिर पर चोट लगने पर मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है। किसी को मान लो सिर पर चोट लग गई, तो सिर पर चोट लगने पर उसके लिए गोल्डन टाइम कितना होगा कि उसको अस्पताल पहुंचाया जा सके, ये होगा 15 मिनट के अंदर उसको चिकित्सा मिल जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में, वो होता है गोल्डन टाइम। नेक्स्ट, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज। पीड़ित को किस स्थिति में कोमा अवस्था कहा जाता है। आप सभी को मालूम है कोमा में क्या होता है, धड़कन चलती है, बाकी शरीर क्या होता है, अचेतन हो जाता है। बेहोश लेकिन बुलाने पर आवाज़ दे सकता है, नहीं। होश में लेकिन बुलाने पर जवाब नहीं दे सकता है। सांस लेना और बुलाने पर जवाब देना, पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना, बुलाने पर जवाब ना देना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोमा की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द क्वालिटी ऑफ पीपीईज। पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब जोखिम भरा काम करता है तो वो उस वक्त पहनता है जब वो काम करता है, जैसे चश्मा हुआ, ग्लोव्स हुआ, हेलमेट हुए, ये सब नोज मास्क हो गया, ये सब क्या है, पीपीईज हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपने कोरोना के टाइम पे इनका नाम खूब सुना होगा, तो इनको बोलते हैं पीपीईज। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए। मतलब यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, गैर मानक सामग्री से बना, या कम लागत में बना। तो हमें मालूम है कि पीपीई की पहली क्वालिटी तो यही होती है, खतरों का सामना करने में सक्षम होना। अगर मान लो खतरों का सामना करने में ही सक्षम नहीं होगी तो फिर ऐसे पीपीई का क्या मतलब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the possible range to measure the size of the wire in standard wire gauge SWG। मानक वायर गेज में तार के आकार को नापने की संभावित सीमा क्या है। तो क्या लिमिट होगी इसकी, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो याद रखने जैसे क्वेश्चन, इसका 0 से 36। तो वायर गेज में, स्टैंडर्ड वायर गेज में क्या लिमिट होती है, 0 से 36। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट एज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए अनुसार तार के जोड़ का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, देखो ये तो पहले तो क्या है, ये दिख रहा है अपने को टी जैसा, है ना, टी जैसा दिख रहा है, मतलब नॉटेड टेप जॉइंट हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLPE का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ही पूछ लिया इसने डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, नहीं क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन नहीं होगा, एक्स लेन लाइन ये भी नहीं होगा, एक्सेस लाइन ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटॉम? तांबे के परमाणु के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस इन द नियॉन लैम्प? नियॉन लैम्प में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? तो नियॉन लैम्प क्या है? गैस है सबसे पहली बात, तो यहाँ ध्यान देना। उसमें प्रभाव नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा, रासायनिक प्रभाव भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव, क्योंकि उस नियॉन लैम्प में क्या होता है, गैस आयोनाइज्ड होती है और फिर वो लाइट पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम, किलो ओम, मिली ओम, मेगा ओम। इसका आंसर होगा मेगा ओम। ठीक है, मेगा ओम में नापते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स? एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? टेलो, काइनेल फ्लक्स, जिंक क्लोराइड या साल अमोनिया? इसका आंसर हो जाएगा साल अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन अंडरग्राउंड केबल्स एज शोन इन फिगर? यूजी केबल में जो ये चिन्ह दिखाया गया है, इसका ये कौन सा वाला हिस्सा है इसका, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सर्विंग बेडिंग, ये हो जाएगा लेड शीथ। ठीक है, लेड की शीथ लगी होती है इसके अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट एज शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम क्या है? तो देखो ये क्या है, मेरिट जॉइंट, स्कारफेट जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट या ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट? इसका आंसर होगा मेरिट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट? ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइंस, लाइनों की लंबाई बढ़ाना, इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पर यांत्रिक तनाव की आवश्यकता नहीं है, टेपिंग द सर्विस कनेक्शंस फ्रॉम द ओवरहेड लाइंस? इसका आंसर होगा 4 नंबर वाला, ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टेप करना। इसके लिए क्या काम में आता है? ब्रिटानिया जॉइंट। ब्रिटानिया जॉइंट का उपयोग क्या है? तो ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टेप करना, टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑन द बेल्टेड यूजी केबल इज शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए बेल्टेड यूजी केबल में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? ये क्या है? जूट फाइलिंग, आर्मरिंग, लेड शीथ या पेपर इंसुलेशन? इसका आंसर हो जाएगा लेड शीथ, वही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेडिंग इंसुलेशन इन द अंडरग्राउंड केबल? अंडरग्राउंड केबल में बेड इंसुलेशन का क्या उद्देश्य है? बेड इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मॉइस्चर एंड गैसेस, नमी और गैस से बचाना, प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, या प्रोटेक्ट द मेल्टिंग ऑफ शीट अगेंस्ट द कोरोजन, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो ब्रिटिश और मेट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मेट्रिक एंड इंटरनेशनल। अब देखिए इसमें तो क्या है, अब ये क्या पूछ रहा है, दो प्रकार पूछ रहा है ना। दो प्रकार में मतलब यूनिट्स है, तो यूनिट्स में क्या होता है, दो तरह की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल मतलब जो मौलिक हो, दूसरों से न बनाया जा सके, दूसरी इकाई से ना बना हो, वो होता है फंडामेंटल यूनिट्स। और ये फंडामेंटल यूनिट से बना होता है, ये इनकी सहायता से बना होता है। इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब जैसे मान लो लंबाई है ना,
द्रव्यमान हो गया, ये चीज़ें क्या है, टाइम हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, क्योंकि ये किसी और से नहीं बने हैं, ये मौलिक इकाई हैं और इनकी सहायता से डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। जैसे कि कौन सा हो गया, जैसे कि हो गया एरिया, क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो स्पीड हो गई, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, जो एल और टी से बना होगा। इस तरह का ये जो फंडामेंटल यूनिट से जो बनती है वो डिराइव्ड यूनिट्स होती है। तो ये मेनली कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैट्रिक और सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल और डिराइव्ड, है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत, देखा मैंने अभी क्या कहा था, मैंने अभी कहा था कि ऐसी इकाइयाँ जो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बनाई जा सके उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं या मूलभूत इकाइयाँ कहते हैं। तो इनमें से कौन सी, लंबाई, मास, वॉल्यूम। तो देखो इसमें इसमें वॉल्यूम दूसरों की सहायता से बन रहा है, तो लेंथ, मास एंड टाइम, ये आंसर हो जाएगा इसका। लंबाई, द्रव्यमान और समय, क्योंकि ये दूसरों की सहायता से नहीं बने हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल दूसरों की सहायता से बना है, आयतन दूसरों की सहायता से बना हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एम अपॉन में वी, सॉरी, आयतन क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एम के एस यूनिट। एम के एस यूनिट में एम का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, जैसे मान लो देखो एम के एस का मतलब होता है, वो होता है मीटर, ये हो जाएगा किलोग्राम और ये हो जाएगा सेकंड। ऐसे सी जी एस में होता है, सी जी एस में क्या होता है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये हो जाएगा ग्राम और ये हो जाएगा सेकंड में, है ना। इस तरह से यूनिट्स काम करते हैं। तो एम के एस में एम का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25.4 mm होते हैं। तो ये 25.4 mm, देखिए मेन आप याद रख लेना, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 mm में अगर पूछे तो। ऐसे ही 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 3.2 फीट होते हैं, है ना। और 1 फीट में 12 इंच। ये ऐसी यूनिट है जिनमें हर कोई कंफ्यूज होता है। तो 1 इंच में कितने mm, 25.4 mm या 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.2 फीट। और 1 फीट में कितने इंच होंगे, 12 इंच होंगे। तो ये इस तरह से। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल 0.0006592 टू फ्रैक्शन। अब इसका तो सिंपल है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी शून्य नीचे लग जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएगी। तो ये इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है। तो गुणा करके देखना, 13 23 33 43, ये क्या होगा, 23 होना चाहिए, 23 होगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 23। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दर्शाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। अब ये देखो, ये जो सिंबल, ये ड्राइंग से क्वेश्चन है। तो ये काई का चिन्ह है, हमको भी मालूम है कि ये क्या दिख रहा है, हमको पानी भरा हुआ जैसा दिख रहा है, तो वाटर का सिंबल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको लकड़ी जैसा दिख रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी, वुड। ये जो इस तरह के जो कंटूर्स है ना, ये इस तरह के जो कंटूर्स है ना, ये पेड़ों को काटने पर दिखते हैं अपने को गोल गोल इस तरह के। तो ये इसलिए इकाई का सिंबल हो जाएगा, ये लकड़ी का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबको मालूम है, बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, प्रोटेक्टर, चांदा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का कौन सा, अब ये देखो इसमें क्या दिख रहा है, ये भी 45, ये भी 45 और ये 90, कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो क्या होगा, ये 45 सेट स्क्वायर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास यूज टू ड्रा फॉर, कंपास का उपयोग क्या ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो कंपास को अपन काय के लिए इस्तेमाल करेंगे? सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, देखो क्या दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्ष ब्लॉक की स्थिति क्या है? तो टाइटल ब्लॉक, तो देखो इसमें टाइटल ब्लॉक कहाँ बनेगा? टाइटल ब्लॉक ये तो हो ही नहीं सकता, टाइटल ब्लॉक कहाँ बनेगा? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बी इन अ जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना है, क्या होना है? स्किल होना है, स्किल होगा, हुनर होगा तो ही तो हमें काम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूम, करियर ऑब्जेक्टिव, जन्म तिथि, स्थायी पता, चीज जानकारी रिज्यूमे में किसका हिस्सा होती है? किसका हिस्सा होगी? ये पर्सनल डिटेल्स होगी। हमको भी मालूम है जन्म तारीख हुआ, परमानेंट एड्रेस हुआ, क्या पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी इसका आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन विथ अ ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानवशीलता मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा क्या तैयार रहता है? आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। बढ़ो, बदलो और सीखो। जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 years, कौन सी नौकरियां जो पिछले वर्षों में पुरानी हो गई हैं? एसटीडी बूथ, ओला, उबर, स्विगी, ये नए जमाने के स्टार्टअप से, तो कौन सा पुराना हो गया? अब एसटीडी बूथ आपने भी देखे नहीं होंगे, अब दिखते नहीं हैं आजकल। नेक्स्ट, एथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है ना, इसका क्या मतलब है? डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अ ह्यूमन कंडक्ट, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। एक शहर का नाम हो नहीं सकता, रोजगार कौशल भी है नहीं, समाज से संबंधित कुछ भी नहीं है इसमें, ये है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज़ आर, अब वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ ऐसी चीज़ होती हैं जो पर्सनल होती है, मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती हैं ये, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और मान्यताएं अलग है। तो ऐसी मान्यता या धारणाएं जो समाज के काम के लिए या हित में हो, जो हमें अंदर से मोटिवेट करती हैं कुछ अच्छा काम करने करने के लिए, है ना, तो उनको बोलते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ का आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यूज़ का आंसर होगा नॉट पंक्चुअल, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को, परिणाम से ही पता, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मोटिवेट्स अवर एटीट्यूड एंड एक्शन, इसको बोलते हैं वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट, इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। पाठ्यक्रम, मापांक, प्रस्तावना, एक है, ये है प्रस्तावना, प्रियम्बल, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्रियम्बल। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को हटाइए। ग्रीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इसमें क्या हो जाएगा? ये ग्रीन पोल्यूशन नाम का कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेप्स स्टैंड फॉर, नेप्स क्या है? नेप्स अप्रेंटिसशिप के लिए एक योजना है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हो जाएगा, ये शुरू वाला ही आंसर इसका हो जाएगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 60, इज अ मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है? उद्योग से संबंधित है, तो काय में परिवर्तन होगा? औद्योगिक क्रांति कहलाएगी इसको, है ना, उद्योग क्रांति। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, पहला औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 18वीं सदी, 19वीं, 20वीं, 21वीं, ये हुई थी 18वीं, 18th century, 18वीं सदी में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड स्किल क्या है? कठिन कौशल क्या है? क्विक लर्नर, टाइम मैनेजमेंट, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, यस। सबसे कठिन काम कौन सा है इसमें? ये वाला है ना, टाइपिंग वाला, तो ये हो जाएगा 60 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड, जो हार्ड स्किल में आएगा। नेक्स्ट, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए? टू नो योर ऑफिस, अपने कार्यालय को जाने। नो योर सेल्फ, खुद को जाने। नो योर इंस्टीट्यूट, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ये अपने देश को जानो, सबसे पहली चीज़ तो खुद को जानो, अगर हम खुद को जान गए तो दुनिया को जान गए, ठीक है ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या है? अपना कार्य समय पर पूरा करें। मैनेजिंग टाइम,
कठिन कौशल या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समस्या को सुलझाना कठिन कौशल। अब समय प्रबंध का तो क्वेश्चन ही दे रखा है, तो समय प्रबंधन क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। यही तो टाइम मैनेजमेंट का रिजल्ट क्या होगा, यही होगा कि हमारा काम समय पर करेंगे, तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अ रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, फैंसी एंड कलरफुल से कोई मतलब नहीं है, व्हाट इससे भी मतलब नहीं है, हैविंग एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन का मतलब नहीं है, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सटीक जानकारी, छोटा और सटीक होना चाहिए हमारा रिज्यूम। क्या होता है, रिज्यूम एक्चुअल में वो चीज़ होती है जो बायोडाटा हम लिख के नौकरी के लिए देते हैं, आवेदन देते हैं, वो वाला। अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है, सीवी, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूम या जॉब एप्लीकेशन। ये कहलाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, कि इस नौकरी में क्या क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, काम कैसा रहेगा, ये सब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार का कॉल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या होगा, सेंड एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र भेजें, प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम तैयार करें, अपेयर इन इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं, या रिज्यूम भेजें। तो क्या होगा, इंटरव्यू का कॉल आया तो इंटरव्यू में जाएंगे, साक्षात्कार में जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, एनिमल व्हाट यू लाइक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, WH वर्ड, ये इंग्लिश ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, तो WH वर्ड कौन सा आएगा एनिमल के लिए, एनिमल क्या आ जाएगा, विच, वाई, वेयर, वेन। देखो वाई का मतलब होता है क्यों, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और वेन का मतलब होता है कब, तो इनका लेना देना नहीं, विच मतलब कौन सा, ठीक है ना। तो विच एनिमल डू यू लाइक, आपको कौन सा एनिमल पसंद है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, WH वर्ड में विच आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्क रोहन इन द गिवन सेंटेंस, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के सही विराम चिन्ह चुने, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसके बाद क्या आएगा, देखो अपने को अल्प विराम चुनना है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कॉमा आएगा, पीरियड, स्लेश, हाइफन ये कुछ नहीं आएगा, ये नाम से अल्प विराम आ सकता है, वे सेंटेंस में और क्या आएगा, कॉमा ही आएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है वेरी वेल एंड यू, भाई आप कैसे हैं, तो वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, अ वेकेशन, ये आ जाएगा वेरी वेल एंड यू, मैं अच्छा हूँ आप कैसे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, दिए गए प्रश्न का सही प्रतिक्रिया चुने, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन मतलब एक्सीडेंट कब हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा, इन द होटल, कब पूछ रहा है वो, टाइम पूछ रहा है, मतलब टाइम तो होगा ही होगा, तो सिंपल सी बात है, ये एट 10:30 लास्ट नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई, फिर ब्लैंक दिया है, म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, क्रिया का सही काल चुने, कौन सा हो जाएगा, व्हेन आई वाज चाइल्ड में मतलब क्या करता था, तो लर्न, आई एम लर्निंग, विल लर्निंग, हैड लर्नड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, जब मैं छोटा बच्चा था तब क्या सीखता था, तो मैं जो भी सीखता था ये आ जाएगा हैड लर्नड, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका A4 का। नेक्स्ट, करिकुलम, करिकुलम विटा इज आल्सो मतलब CV जिसको बोलते हैं, करिकुलम विटा इज आल्सो नोन एज, किसको क्या बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलेंगे, CV और रिज्यूम एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द कंपेरेटिव एडजस्टमेंट, योर पेंसिल इज देन माइन, तुलनात्मक विशेषण मतलब इसमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट चुनना है कि आपकी पेंसिल मेरी तुलना में क्या है, शार्प है, शार्पर है, ब्लंट है, थिक है, तो क्या हो जाएगा, अब जब भी कंपेरेटिव करेंगे तो उसमें सेकेंड डिग्री आएगी वर्ब की, तो कौन सी सेकेंड डिग्री कौन सी है, शार्पर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब, फ्यूचर टेंस के लिए करेक्ट वर्ब चुनना है, वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, वेंट, वेंट मतलब पास्ट के लिए होगा, लेकिन आफ्टर ब्रेकफास्ट बोल रहा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल गो हो जाएगा, फ्यूचर टेंस की साइकिल क्या है, विल शेल, तो क्या हो जाएगा, विल गो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रिशियन का जो फर्स्ट PDF